प्रीतम, अरे आओ बैठो बैठो यार बैठो। क्या बात है, बहुत बुझे बुझे लग रहे हो। हाँ, लगता है तुम्हारा मामला ठीक नहीं चल रहा है। क्या इतना जाहिर हो गया मेरा चेहरा निखिल? मैं बर्बाद हो गया हूं यार। उसकी सूरत देखने को तरस गया हूं मैं। आखिरी बार उसे तब देखा था जब तुमसे और तुम्हारी प्रिय पत्नी से मेरी भेंट हुई थी। तब से ना तो मुझे ठीक से खाना नसीब हुआ है और ना ही नींद। मेरी सारी पतलून कम से कम 2 इंच ढीली हो गई है निखिल। 2 इंचेस। निखिल, मैं क्यों ऐसी औरतों के पीछे अपनी जवानी बर्बाद कर रहा हूं यार? मुझे कभी हासिल नहीं हो सकती और जिन्हें मैं कभी अपना नहीं कह पाऊंगा। इसे रश्क होता है दोस्त। रश्क? ईर्ष्या, एनवी। लेकिन क्यों, ऐसा क्या है मेरे पास? दाम्पत्य सुख, मधुर विवाहित जीवन। अरे तुम्हारी जैसी पत्नी भगवान किसी को ही देता है निखिल। सर्वगुण संपन्न। अच्छा, ऐसा क्या दिखा दिया तुम्हें उसमें? सुशीलता, शालीनता, संभ्रांत्यता, क्या नहीं है उसमें निखिल? खास तौर पे वो अंदाज जिससे वो तुम्हारी तरफ देखती है। जिंदगी में कोई मुझे भी ऐसे ही देखे, अपनापन, समर्पण, श्रद्धा भरी नजरों से। तुम्हारे शरीर में बिजली दौड़ जाती होगी ना निखिल? बिजली? नहीं, बिजली तो नहीं। तो शायद झुरझुरी। अरे यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हें देखे और तुम्हारे शरीर में हल्की सी झुरझुरी भी उठती हो। हाँ, उठती है, झुरझुरी काफी उठती है। मैं दिन भर झुरझुराता रहता हूँ। निखिल, वो एक आदर्श महिला है। अरे मेरे जैसा बदकिस्मत आदमी जिसका साला दुनिया में कोई नहीं है, ये बात कह रहा है। इसलिए विश्वास करना, तुमने बहुत पुण्य किए होंगे मेरे दोस्त कि तुम्हें ऐसी पत्नी मिली। बाकी किस्मत वाले हो सकता है तुम पे भी किस्मत मेहरबान हो जाए। हाँ, बस इसी उम्मीद में दिन काट रहा हूं निखिल, वरना जीना तो अब फिजूल लगता है। कभी कभी मन करता कि साला गले में रस्सी बांध के। काफी लेट हो गया निखिल। हाँ, देखो मैं चलता हूँ। हाँ, वो डॉक्टर बेचारा इंतजार कर रहा होगा। डॉक्टर? अरे क्या हो गया? क्या बीमारी होगी तुम्हें? बस भी मानसिक तनाव, डिप्रेशन, उदासी वगैरह वगैरह। मैं चलता हूँ निखिल। हाँ, अपनी प्यारी पत्नी को मेरी ओर से नमस्कार कहना। एक और विनती है दोस्त, ये सारी बातें उनके सामने प्लीज मत दोहराना, वरना उसकी कोमल संवेदनाओं को ठेस पहुंचेगी। काश कोई मेरी संवेदनाएं भी समझ सके। मुझे पता है कि कौन समझेगा, वो समझेगा। बस अब ये देखना है कि कब समझेगी और कब मेरे बाहों में रहेगी। तब तक बहुत कुछ करना है, लेकिन मुझे नहीं। अब ये सारे काम मेरे दोस्त और सहयोगी श्रीमान निखिल साहब करेंगे। कैसे? ओ हाँ, आज अचानक मेरी प्रीतम सक्सेना से मुलाकात हो गई। हाँ, अचानक मेरी प्रीतम सक्सेना से मुलाकात हो गई। कौन? प्रीतम सक्सेना, याद नहीं? पिछले हफ्ते बाद में मुलाकात हुई थी। सुंदर सजीला सा नौजवान। बहुत ही गंदा और घटिया आदमी था वो, बस इतना याद है। लेकिन अपने बारे में उसके विचार सुनोगी तो तुम ऐसा नहीं सोचोगी। उस बदमाश के विचार जानने की मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन तुमसे बहुत प्रभावित हुआ है वो, तुम्हारी सुशीलता से, शालीनता से, संभ्रांतता से। उसे लगता है कि तुम में किसी को प्यार करने की असाधारण क्षमताएं और विशेषताएं हैं, जैसे कि तुम्हारी आंखें और तुम कैसे देखती हो वगैरह वगैरह। तुम्हारे बारे में काफी कुछ कहा उसने, लगातार कहता रहा। अच्छा डार्लिंग, गुड नाइट। गुड नाइट। और इसके अलावा? इसके अलावा और क्या क्या कहा उसने मेरे बारे में? किसने? प्रीतम ने? जो भी नाम हो उस घटिया आदमी का। और क्या क्या कहा उसने मेरे बारे में? वही जो मैंने बताया तुम्हें अभी।
लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वो लगातार कहता ही रहा। हाँ सो तो है। लेकिन तुम तो चुप हो गए। अगर वो लगातार कहता रहा तो तुम्हें भी चुप नहीं होना चाहिए। या तो तुम भी लगातार कहते रहो या चुपचाप जाके सो जाओ। वो कहने लगा कि उसे मुझसे बहुत ईर्ष्या होती है और ये भी कि काश उसे भी कोई उसी नजर से देखे जैसे तुम मुझे देखती हो। उसे कैसे पता मैं तुम्हें किस नजरों से देखती हूँ? वो जब उस दिन बाद में मुलाकात हुई थी तो उसकी नजरों ने तुम्हें तब देख लिया होगा तो तुम्हारी नजरें मुझे देख रही थी, इसकी वजह से मेरे बदन में झुरझुरी दौड़ रही थी। झुरझुरी? और मेरी नजरों की वजह से? हाँ डार्लिंग, और नहीं तो क्या, पूरे बदन में दौड़ रही थी। लेकिन तुम्हारी नजरें तो उस पर थी। हाँ? फिर तुम्हें कैसे पता कि मेरी नजरें तुम पर है? जबकि असलियत तो ये है कि मेरी नजरें फूलों की तरफ थी, क्योंकि मुझे ये एहसास हो रहा था कि वो जानबूझकर अपनी नजरें मुझ पर से हटा रहा है। तुम्हारी झुरझुरी किसी और वजह से उठी होगी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। बहरहाल वो तुमसे बहुत प्रभावित हुआ, मुझे लगा तुम्हें सुन के अच्छा लगेगा। जी नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और फिर कब मिलने से तुम जल्दी? कल लंच पे। अब लंच पे तो कम से कम मेरे बारे में कोई बात ना की जाए, क्या देना उससे। और फिर डिनर पे बताना कि क्या क्या बातें हुई। गुड नाइट निकी। गुड नाइट माय एंजल। गुड नाइट माय लव। अपनी चमत्कारी शक्तियों को देखकर मैं खुद हैरान। उसके दिल में मेरे लिए ना सिर्फ दिलचस्पी पैदा हो गई है, बल्कि मेरा नाम सुन के उसका दिल फड़फड़ाने लगता है। बल्कि 2 मिनट पहले उसकी नजर में मैं गंदा और घटिया आदमी था। मजे की बात यह है कि इन सब उपलब्धियों के दौरान मैं अपने बाथरूम में खुशबूदार पानी के टब में लेटा हुआ आराम करता था। अगले दिन का लंच लजीज तो था ही, फायदेमंद भी था। अरे यार निखिल, हाँ कल इत्तेफाक से मेरी वसीम कपूर साहब से मुलाकात हो गई। नाम सुना है ना? अरे बहुत मशहूर चित्रकार, किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने उसे एक अभूतपूर्व सुंदरी का चित्र बनाने के लिए कहा। मैंने फौरन कहा कि हाँ मैं ऐसे ही एक सुंदरी को जानता हूं, लेकिन भैया उसे बात करने से मैं बात करने का साहस मुझे नहीं है भैया। अरे साहस ही नहीं है। तो तुम क्यों नहीं बात करते अपनी श्रीमती जी से? किस बारे में? अरे इस चित्र का मॉडल बनने के लिए निखिल। ऐसा खूबसूरत हुस्न चित्र में अंकित होकर अमर हो जाएगा। दुनिया इस सौभाग्य से वंचित रहेगी तो हम सबके लिए कितनी शर्म की बात होगी। शर्म की बात होगी? हाँ सो तो है। जरा बात करके देखो ना अपनी श्रीमती जी से। हाँ मैं बात करूंगा उससे। चलता हूं चलो निखिल। हाँ, ओके। तो मैंने कहा कि मैं बात करूंगा तुमसे, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे विचार से तो ये सब बकवास है, लेकिन उसने कहा किस तरह से था? मेरा मतलब है एग्जैक्टली अभूतपूर्व सुंदरी कहा था। बिल्कुल इन्हीं शब्दों में कहा था उसने। और ये भी कि अगर दुनिया इस सौभाग्य से वंचित रह गई तो हम सबके लिए कितनी कितनी शर्म की बात होगी। कुछ ज्यादा ही बह जाता है वो अपनी आवाज को सुनकर। बस यही शब्द कहते, कुछ और तो नहीं कहा था। हाँ अलौकिक सौंदर्य, अलौकिक सौंदर्य कहा था उसने। ये तो उसने कई बार कहा था मेरे ख्याल से। कई बार कहा था? लगातार? कुल कितनी बार कहा था? 1 बार, 2 बार या कितनी बार? एक मिनट जरा याद करने दो। सॉरी डार्लिंग, अभी याद नहीं आ रहा। छोड़ो, जाने दो। लेकिन आइंदा से सारी बातें लिख लिया करो तो बेहतर है। गुड नाइट। क्या आपने मुझे उसके नजदीक देखा? क्या मैंने उससे कोई बातचीत की? क्या हमें कोई खतो किताबत हुई? नहीं नहीं मेरे प्यारे शिष्यों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उसके पति के मुंह से निकले हुए मेरे एक एक शब्द पे उसके कान लगे रहते। बात है ना। बस 2-3 हफ्तों तक यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते रहिए। उसका विरोध दिन पे दिन कमजोर होता जाएगा। कमजोर और ज्यादा कमजोर।
उसका दिमाग कहीं भटक रहा होता है, सच पूछो तो शायद किसी औरत की कल्पना में। उसके हाव भाव से तो यही लगता है। औरत? कौन सी औरत? क्या उसका नाम बताया उसने? ना 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 ना, इस मामले में बहुत पक्का है वो, मरते मर जाएगा लेकिन उसे बदनाम नहीं होने देगा। इसलिए उसके बजाय दिन भर वो तुम्हारे बारे में बात करता रहा। एकदम भोदू है बेचारा, मुझे तो बड़े दयालु लगी है उस पे। छोड़ो, जाने दो, हमें क्या लेना देना। कल डिनर पे बुलाया है ना उसे? कल तो बिजी है वो। तो परसों बुला लो। परसों भी बिजी है। तो अगले हफ्ते, अगले महीने, कभी तो फ्री होगा। क्या खाना खाता ही नहीं है? नहीं, लेकिन कह रहा था किसी बहुत जरूरी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और हमसे महीनों मिल नहीं पाएगा। और उसने कहा कि धीरज का फल उसे भी मीठा ही मिलेगा। और हाँ, उसकी राय में तुम्हें स्टेज की अभिनेत्री बनना चाहिए। अभिनेत्री? मैं और अभिनेत्री? लेकिन क्यों, किस वजह से भाई? एक मिनट, उसी के शब्दों में कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, कोशिश करो बिल्कुल वही कहना जो उसने कहा था। ये लिखा है मैंने। हाँ, उसने कहा जिस नारी के पास इतना आकर्षक व्यक्तित्व है, बौद्धिक प्रखरता है, कोमल संवेदनशीलता है, उसका केवल हाउसवाइफ बने रहना कला संसार के प्रति अन्याय है। हे भगवान, ऐसा कहा उसने? और आगे, ऐसी नारी से रोजमर्रा के तुच्छ कामों की अपेक्षा करना जघन्य अपराध है। प्लीज निकी, अब मैं और कुछ नहीं सुन सकूंगी। ऐसी दैवीय प्रकृति को समय और आकाश की सीमाओं में बांधना असंभव है। बस निकी, बस प्लीज चुप हो जाओ। और उसने उससे कहा अगर मैं कहीं उलझा हुआ ना होता तो तुम्हारे पति को तुमसे छीन लेता। ऐसा कहा उसने? हाँ, मैंने लिखा है। फिर तुमने क्या कहा? मेरे लिए बहुत जरूरी है जानना कि तुमने क्या कहा। अरे मैंने कहा छीनने की क्या जरूरत है यार, ऐसे ले जाओ। मैं तुमसे कोई लड़ाई थोड़ी करूंगा उसके लिए। प्लीज निकी, आज के बाद उसके बारे में मुझसे कभी कोई बात मत करना, ना ही मेरे बारे में उससे कोई जिक्र करना। अरे मैं कहाँ जिक्र करता हूँ डार्लिंग, जिक्र तो हमेशा वो करता है। वो तो मुझ पे इल्जाम लगा रहा था कि मैं तुम्हें समझता नहीं हूँ, तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं करता हूँ। वो जोर से चीख के कहने लगा, वो नारी हवा का खुशबूदार झोंका है, तुम उसे अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते। वो एक आवाज है जो दीवार से छन जाएगी। अगर मैं महेश भट्ट होता तो उसे नायिका बनाकर एक फिल्म बनाता, इसका नाम रखता जिस्म 3। बहुत अजीब आदमी है वो, सचमुच बहुत अजीब। मेरे प्रेम पत्र वो पहुंचा रहा है स्नेह भरे चुम्बनों के साथ और मुझे अजीब कह रहा है ना अजीब की बात। तो चलिए देखते हैं हम लोग कहां तक पहुंच गए। वो बेचारी औरत मुझसे मिलने के लिए छटपटा रही है क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया में सिर्फ एक मैं ही हूं जो उसे समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। हाँ, बोलता है उसका पति है, लेकिन आवाज उसे मेरी सुनाई देती है, मेरे शब्द उसके कान में गूंजते हैं, उसके दिल में उतर के मीठा मीठा रस घोलते हैं। ये रस जो मीठा होने के साथ साथ जहरीला भी है। मैं बहुत बेरहम आदमी हूं, ऐसे कामों में रहम की कोई गुंजाइश नहीं होती। देखिए देखिए मैं कितनी बेरहमी से अपना आखिरी वार करता हूं। जिनके दिल कमजोर हो वो कृपया अपनी आंखें बंद कर लें। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, उसका एक शब्द भी नहीं, कुछ भी नहीं। उससे भी तो यही कहा मुझसे कि मैं तुमसे उसका जिक्र तक ना करूं। उसे डर है कि उसका दुख सुनकर कहीं तुम भी दुखी ना हो जाओ। क्या? बहुत दुखी है वो? बहुत ज्यादा, आंखें वीरान, दिल परेशान, न खाता है न पीता है, दीवारों की तरह गुमसुम बैठा रहता है। लेकिन आखिर उसे हुआ क्या है? तन्हाई, अकेलापन। कह रहा था उसको दुनिया में कोई नहीं है, कोई दोस्त भी नहीं जो उसे समझ सके। लेकिन क्या उसे पता नहीं कि मेरा मतलब है हम उसे कितनी अच्छी तरह से समझते हैं? क्या उसे पता नहीं कि मेरा मतलब है हम उसे कितना चाहते हैं, कितना पसंद करते हैं? क्या उसे पता नहीं कि मेरा मतलब है हमारा दिल उससे मिलने के लिए कितना तड़पता है? हम दोनों का ही। हाँ, मैंने बहुत कहा उससे, बहुत समझाया, चलो हमारे साथ, हमारे घर चलो, हमारे साथ खाना खाओ, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। लेकिन कहने लगा नहीं, मैं तुम लोगों को भी दुखी कर दूंगा। आजकल किसी से मिलता जुलता नहीं है, तन्हाई और अकेलापन खाने को दौड़ता है, इसीलिए रातों को उसी सुनसान बाग में उठ के घूमता रहता है अकेला। कितने बजे? यही 8 और 9 के बीच। वहाँ शर्मा जी ने कल रात में खाने पे बुलाया है, मैंने 8 बजे का बोल दिया है, ठीक है ना? नहीं, वो सुनीता आंटी है ना, मुझे उन्हें देखने जाना है। वो बहुत बीमार है, मैं बाद में चली आऊंगी, थोड़ा लेट, 9 सवा 9 के बाद।
नहीं, प्लीज प्लीज, तालियां नहीं, इस महान उपलब्धि का श्रेय मुझे अकेले को नहीं है। इसमें मेरे दोस्त और सहयोगी श्रीपति देव जी का भी बराबर का योगदान है। उन्होंने ऐसी चाबी मारी कि श्रीपति जी वैसा दौड़ा के मेरे बाहों में समाने के लिए दौड़ी चली आई। बिना घोड़ा के, बिना गाड़ी के, पैदल दौड़ के चली आई। वो देखिए, वैसे मेरा ख्याल है कि इस आखिरी सीन से आप लोग आंखें हटा के प्रोग्राम वगैरह पढ़ लीजिए, क्योंकि अगले कुछ लम्हे बहुत ही व्यक्तिगत हैं और मैं एक शरीफ आदमी हूं। आके मेरी जान, मेरे हसीन ख्वाबों की ताबीर, जो एहसास मेरे सीने में मचल रहे थे, उन्हें पहली बार होठों पे लाने का पल आ ही गया। मैं कहूंगा कि नहीं, कुछ मत कहो, एक शब्द भी नहीं, जरा सी आवाज भी नहीं। मुझसे कुछ सहा नहीं जाएगा जब तक कि तुम मेरे दिल की बात नहीं सुन लेते। पिछले कई हफ्तों से मैं तड़प रही हूँ, छटपटा रही हूँ। तुमने बहुत ही छल बल से मेरे पति के माध्यम से मुझ में वो सारी इच्छाएं, वो सारी तमन्नाएं जगा डाली, जिसे मैं ईमानदारी से स्वीकार करूंगी, जो पिछले 7 वर्षों से मेरे सीने में दबी पड़ी थी। पता नहीं तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है या नहीं, लेकिन तुमने मेरे दिल में एक ऐसी मोहब्बत, एक ऐसा जुनून पैदा कर दिया है जिसके बारे में मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। तुमने मेरे अहम को भरमाया, मैं बह गई। तुमने मेरे मन में छुपे अनछुए तारों को छुआ, मैं गूंज उठी। तुमने मेरी दुखती रगों पर हाथ रखा, मैं हार गई। इसीलिए मैं आज खड़ी हूँ प्रीतम, तुम्हारे सामने, तुम्हारी खातिर, तुम्हारे लिए। लेकिन मुझे एक बात और कहनी है। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। वो बहुत जज्बाती आदमी नहीं है, ना ही बहुत रोमांटिक। हमारे वैवाहिक जीवन में अगर आसमान को छूने वाला आनंद नहीं, तो पाताल की गहराई वाली निराशा भी नहीं है। हमारा जीवन एक समतल जीवन है, सहज और सीधा साधा। वो मुझे दिल से प्यार करता है और मेरे लिए पूरी तरह समर्पित। और इन सारी परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए मैं अपने जीवन से खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। मैं जानती हूँ, एक बार तुम्हारी बाहों में आने के बाद मेरा ये जीवन हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इस पल मैं इतनी कमजोर, इतनी स्वार्थी हूँ कि कोई फैसला नहीं ले सकती। इस पल मुझे केवल तुम्हारे चरित्र की दृढ़ता और पवित्रता का सहारा है। इसलिए फैसला मैं तुम पर छोड़ती हूँ। बस एक प्रार्थना है, मेरे साथ खिलवाड़ मत करना। हालांकि अगर करोगे तो भी इनकार नहीं करूंगी। अगर तुम्हें सिर्फ मेरे जिस्म की हसरत है तो अपनी बाहें फैलाओ, मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी। लेकिन अगर तुम सचमुच मुझे प्यार करते हो तो अपना मुंह उधर मोड़ लो। मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। फिर हम जीवन में दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, ना कभी बात करेंगे। इस छोटी सी मोहब्बत की खुशनुमा याद के सहारे मैं अपना सारा जीवन काट लूंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है मेरे सर्वस्व। मैं प्रतीक्षा में खड़ी हूँ।
ईश्वर तुम्हारा भला करे। भगवान भगवान तुम्हें भी वही खुशी दे जो तुमने मुझे अभी भी दी है। दूसरों की बीवियों के भूतपूर्व शिकारी प्रीतम सक्सेना ने उस दिन के बाद से अपनी दिलचस्पी का दायरा केवल अकेली और कुमारी कन्याओं तक ही सीमित कर दिया। यहां तक कि उसके जीवन में भी एक सुंदर कन्या का आगमन हुआ और दोनों विवाह करके सुख से रहने लगे। आज प्रीतम सक्सेना एक सुखी इंसान है, सिवाय इसके कि कोई चुस्त और मुस्तैद नौजवान उससे कहता है आपकी बीवी अभूतपूर्व सुंदरी है श्रीमान। एक छोटा सा इंटरवल 5 मिनट का, अभी बहुत कुछ है हमारे पास। 5 मिनट के बाद मिलते हैं।